क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कमी नहीं, कभी भी कहीं भी कहानियां सुने। कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में नाम लिखें। कुछ कहानियां 18 प्लस दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया इन्हें ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 42, काले रंग का एक आदमी। 5 दिनों की एकांत साधना के दौरान यूनक्सियाओं ने एक कदम भी बाहर नहीं रखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे पता नहीं चला कि क्या हुआ था। 5 दिन बाद वह अंततः अपने अतिथि कक्ष से बाहर आया और उसकी आभा दूसरे स्तर तक बढ़ गई थी। वह सफलतापूर्वक टूट गया था और एक 4 सितारा योद्धा बन गया था। जब उसने मेंगवू के घर में फिर से कदम रखा तो उसने तुरंत मेंगबाई की चीखें और मेंगवू की सिसकियां सुनी। भाई, अभ्यास करना बंद करो, तुरंत बंद करो। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं टूटने की कगार पर हूं। तुम्हारे अंदर का जहर मुझे डरा रहा है। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम मर जाओगे। भले ही मैं मर जाऊं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आह! दर्द भरी चीख निकल गई। मेंगबाई का शरीर अनगिनत हरे धब्बों से ढका हुआ था, जिससे वह फफूंद लगी मूली की तरह दिख रही थी, जबकि उसकी त्वचा के कई हिस्से मुरझा रहे थे। हालांकि उनके अंदर की प्राइमर्डियल क्यूई लगातार मजबूत होती जा रही थी, जबकि चक्रवात सीधे उनके शरीर के बाहर बनते थे, घूमते थे और उनके डेंटियन की ओर एकत्रित होते थे। आह! अचानक उसने अपना सिर पीछे फेंका और दहाड़ने लगा। एक शक्तिशाली शक्ति तुरंत उसके साथ चक्रों से बाहर निकली और एक पंक्ति में एकत्रित होकर उसके डेंटियन की ओर बढ़ी। जैसे ही उसका डेंटियन टूटकर अलग हो गया और एक निहारिका की तरह धीरे धीरे घूमने लगा, उसके शरीर से एक तेज ध्वनि निकली। उसके क्यूई सागर का जन्म हुआ। मैंने इसे बना लिया है। हाँ हाँ बहन, मैंने इसे बना लिया है। मेंगबाई खुशी से बेहाल थी। अपने गालों पर आंसू टपकाते हुए मेंगवू ने दयनीयता से कहा, देखो, तुम जहर में डूबे हुए हो। मैं अब यंग मास्टर युन को बुलाने जाऊंगी। केवल वही तुम्हें जहर से छुटकारा दिला सकता है। जैसे ही वह मुड़ी, उसने यूंगसियाओं को पहले से ही दरवाजे पर खड़ा पाया। टस्क टस्क! आपने फिर से बहुत अधिक जहर पैदा कर दिया है। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। मैं एक बार फिर एक बेहतरीन टॉनिक का आनंद ले सकता हूँ। यूनक्सियाओ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए अपनी जीभ चटका रहा था। मास्टर, मैं सफल हो गया हूँ। मैं वास्तव में सफल हो गया हूँ और 5 दिनों में एक योद्धा बन गया हूँ। मेंगबाई अभी भी अत्यधिक उत्तेजना की स्थिति में थी। हाँ, तुमने अच्छा किया। मैंने यह सब देखा। अब तुम्हें क्रॉसलेग करके बैठना चाहिए और मुझे अपने अंदर से जहर चूसने देना चाहिए। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना यूनक्सियाओं ने मेंगबाई के कंधे पर हथेली रखी और उसे नीचे दबाया। फिर डेस्टिनी के 1 क्यूई का प्रयोग किया और जहर को अवशोषित करना शुरू कर दिया। अगरबत्ती जलाने के लिए पर्याप्त समय बीत जाने के बाद मेंगबाई की दर्दनाक अभिव्यक्ति पूरी तरह से शांत हो गई और उसके शरीर पर सभी हरे धब्बे गायब हो गए। उसकी त्वचा अब जेड जैसी चिकनी दिख रही थी। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। मास्टर, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके द्वारा मेरे शरीर में जहर सोखने के बाद दर्द तो खत्म हो गया है, लेकिन साथ ही मैंने बहुत सारी ताकत भी खो दी है? उसने उत्सुकता से पूछा। यूनक्सियाओं ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका भौतिक संविधान स्वर्ग पृथ्वी विशैला शरीर है और आपका जहर जहर का स्रोत है, जिसमें सहज ऊर्जा होती है। जहर जितना मजबूत होगा, आपकी ताकत उतनी ही मजबूत होगी। लेकिन आपका वर्तमान साधना आधार जहर का सामना नहीं कर सकता है। आपके साधना आधार में सुधार के साथ आपकी सहन शक्ति मजबूत हो जाएगी और जहर भी मजबूत हो जाएगा। जब संतुलन हो जाएगा तो आप न केवल जहर से नष्ट नहीं होंगे, बल्कि इस स्रोत को लागू करने में सक्षम होंगे। जहर भी। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और गंभीरता से कहा, जिस दिन आप अपने शरीर में जहर के स्रोत का उपयोग कर सकते हैं, आप अपने जैसे ही रैंक के लोगों के बीच बिल्कुल अजेय होंगे, जब तक कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से न मिलें जो आपके जैसे अन्य बेहद मजबूत शारीरिक संविधान के साथ पैदा हुआ हो।
अन्य अत्यंत मजबूत शारीरिक गठन। मेंगबाई ने आश्चर्य से पूछा, तो मेरे शरीर में मौजूद जहर वास्तव में एक अच्छी चीज है? यूनक्सियाओ हंसा, बेशक यह एक अच्छी बात है, अन्यथा मैं इसे क्यों ग्रहण करूंगा? आपके स्वर्ग पृथ्वी विशैले शरीर के अलावा इस दुनिया में कई विशेष भौतिक संविधान हैं और उन सभी में महान शक्ति है। जब तक आप मार्शल आर्ट की राह पर चलते रहेंगे, आप भविष्य में स्वाभाविक रूप से उनसे मिलेंगे। मेंगबाई की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, यह पता चला है कि मास्टर मेरा फायदा उठा रहा है। यूनक्सियाओ शर्मा गया और उसने जल्दी से अपनी अंगूठी से 10 विषहरण की गोलियां निकाली और उन्हें मेंगबाई को देते हुए कहा, इनमें से प्रत्येक विषहरण की गोली आपके अंदर के जहर को 3 दिनों तक दबा सकती है। जब मैं आपके साथ नहीं हूं, तो आप अपने शरीर में जहर को दबाने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि मूल समाधान यह है कि आप अपनी ताकत में सुधार करें और इसे दबाने के लिए अपने साधना आधार पर भरोसा करें। जल्दी करो और अपने गुरु को धन्यवाद दो, मेंगवू ने बहुत खुशी से कहा। यूनक्सियाओ ने मूल प्रभाव वाली एक गोली निकाली और उसे दे दी। आप भी प्रतिभाशाली हैं, लेकिन क्योंकि आप पैसा कमाने के लिए हर दिन काम में व्यस्त रहते हैं और अभ्यास नहीं करते हैं, आप प्रशिक्षु योद्धाओं के दायरे में फंस गए हैं। इस मूल प्रभाव वाली गोली लेने के बाद आप तुरंत एक योद्धा बन जाएंगे। एक मूल प्रभावकारी गोली। मेंगवू चौंक गई, लेकिन फिर उसने खुशी से गोली ले ली और कृतज्ञतापूर्वक कहा, यह चीज बहुत महंगी है और यहाँ तक कि बाजार में सबसे खराब गुणवत्ता वाली चीज भी 1000 से अधिक सोने के सिक्कों में बिक सकती है। यूनक्सियाओ ने मन ही मन सोचा, आप वह गोली भी नहीं खरीद सकते जिसे मैंने अपने पिछले जीवन में 10 मिलियन सर्वोच्च श्रेणी के प्रिमोर्डियल स्टोन्स में परिष्कृत किया था। मेंगबाई, मेंगबाई, क्या तुम आज मेरे पास जा रही हो? दरवाजे के बाहर से एक परिचित आवाज आई और फिर अंकल ली अंदर आए। लेकिन जब उन्होंने यूनक्सियाओ को देखा तो उनका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वह दरवाजे पर ही जम गए। अंकल ली, देखो मैं आगे बढ़ गया हूँ और एक योद्धा बन गया हूँ, मेंगबाई ने उत्साह से कहा। अंकल ली स्तब्ध रह गए और उनकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं और उन्होंने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, तुम सचमुच एक छोटे राक्षस हो। फिर वह धीमी आवाज में बुदबुदाया, तुम्हारा स्वामी भी एक राक्षस है। यूनक्सियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, तुम यहाँ आओ। अंकल ली कांप उठे और उनकी आंखों में डर का भाव झलक रहा था। अवज्ञा करने का साहस न करते हुए वह आज्ञाकारी ढंग से आगे बढ़ गया। कमरे का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। मास्टर, अंकल ली के लिए चीजों को कठिन मत बनाओ, मेंगबाई ने घबराते हुए कहा। तुम्हारा नाम क्या है? यूनक्सियाओ ने पूछा। डर और घबराहट में अंकल ली ने झट से कहा, हर कोई मुझे अंकल ली कहता है, इसलिए आप भी मुझे अंकल ली कह सकते हैं। यूनक्सियाओ का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसने थोड़े गुस्से में कहा, किसी ने भी मेरे सामने खुद को चाचा कहने की हिम्मत नहीं की। क्या तुम मरना चाहते हो? चौंक कर अंकल ली ने कापती आवाज में कहा, ली दयुआन, मेरा नाम ली दयुआन है। तभी यूनक्सियाओ ने सिर हिलाया। आप आमतौर पर मेरा कहा करते हैं? ली दयुआन ने ईमानदारी से उत्तर दिया, यह 5 पीक्स वेन में हुआ करता था, लेकिन बाद में उस स्थान पर अधिकारी ने कब्जा कर लिया। अब हम सभी 5 पीक्स के बगल में कुछ छोटी छोटी चीजों की खोज कर रहे हैं। चूंकि जमा राशि कम है, अधिकारी हम पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अधिकारी हमें इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि वहां प्रतिस्पर्धा काफी भयंकर है। लेकिन मैं एक 5 सितारा योद्धा हूं और आमतौर पर कोई भी मुझसे चोरी करने की हिम्मत नहीं करता है। एक 5 सितारा योद्धा के रूप में वह अभी भी मेरे पास गया। यह आदमी वास्तव में काफी अलग है। यूनक्सियाओ ने फिर पूछा, क्या आपको इतने सालों की खुदाई के बाद कभी पर्पल सनस्टोन का कच्चा अयस्क मिला है? मेंगबाई ने तुरंत पर्पल सनस्टोन के आकार और विशेषताओं का वर्णन किया। यूनक्सियाओ को यह कहते सुनने के बाद कि पिछली बार इस तरह का पत्थर मूल्यवान था, वह भी इसकी तलाश में गया, लेकिन उसे कभी कोई पत्थर नहीं मिला। ली दयुआन ने अपना सिर झुकाया और कुछ देर सोचा, फिर कहा,
मुझे लगता है कि मैंने इसे पहले 5 पीक्स वेन में देखा है, लेकिन वह जगह अब अधिकारियों द्वारा सील कर दी गई है। यूनक्सियाओ ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, अधिकारियों ने इसे सील कर दिया है? क्या यह महामहिम हैं जिन्होंने इसे सील किया है? नहीं, ली दयुआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, आदेश ड्यूक जिंगगुओ की हवेली से आया था। यह ली परिवार है जिसने लोगों को इसे सील करने के लिए भेजा था। उन्होंने कहा कि यह एक रणनीतिक आरक्षित नस है और किसी भी निजी खुदाई की अनुमति नहीं है। मेंग वू ने यूनक्सियाओ को चकित होकर देखा। ली दयुआन, आपको भविष्य में खनन करने की जरूरत नहीं है। मैं अब आपको एक नौकरी दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप ली परिवार की खनन टीम में घुस जाएं और मेरे लिए पर्पल सनस्टोन्स ढूंढें। आपको बस मुझे सुराग प्रदान करना है। चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैं आपको प्रति माह 500 सोने के सिक्के दूंगा। 1 महीने में 500 सोने के सिक्के। ली दयुआन और मेंगबाई दोनों आश्चर्यचकित रह गए। यदि वह यूनक्सियाओ की भयानक ताकत को नहीं जानता होता तो ली दयुआन को लगता कि वह उससे झूठ बोल रहा है। वह तुरंत उत्साहित हो गया और उसने अपनी छाती पर हाथ मारते हुए कहा, निश्चिंत रहें छोटे मालिक। उनके कई खनिक परिचित हैं जिनके साथ मैं काम करता था। उन्होंने मुझे कई बार आमंत्रित किया, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि वे केवल 10 सोने के सिक्के प्रति माह देते हैं। चिंता मत करो, जब तक नस में ऐसे पत्थर हैं, मैं उन्हें तुम्हारे लिए ढूंढ लूंगा। यूनक्सियाओ ने सिर हिलाया और कहा, अब आप जा सकते हैं। मुझे उनसे कुछ चर्चा करनी है। यह सुनकर ली दयुआन उच्च आत्माओं में चला गया। यूनक्सियाओ ने भाई और बहन की ओर देखा। जाओ और साफ कपड़े पहनो और मेरे साथ दावत पर आओ। एक दावत? में वो हैरान थी। दावत कहाँ है? यूनक्सियाओ ने शांति से कहा, महल। भाई और बहन। महिलाओं को परेशानी होती थी। मेंगबाई एक बेतरतीब लेकिन साफ सूट में बदल गई थी। दूसरी ओर मेंगवू ने पहले ही अपने सारे कपड़े उतार दिए थे और एक एक करके उन्हें पहन लिया था, फिर भी संतुष्ट नहीं थी। परिणामस्वरूप उसने यूनक्सियाओ और मेंगबाई को अंततः गुलाबी पोशाक खरीदने से पहले दिन के अधिकांश समय उसके साथ बाजार जाने के लिए प्रेरित किया। जब यूनक्सियाओ और मेंगबाई ने राहत की सांस ली तो उसने उन्हें सौंदर्य प्रसाधन, झुमके, हेयरपिन, कढ़ाई वाले जूते खरीदने के लिए फिर से बाहर खींच लिया। यूनक्सियाओ के माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण काम निपटाना है। मैं शाम को महल के मुख्य द्वार पर तुमसे मिलूंगा। अपनी बात खत्म होते ही वह मुड़ा और भाग गया और कई सड़कों पर तेजी से गाड़ी चलाने के बाद ही उसने राहत की सांस ली। फिर उसने सड़क के किनारे एक दुकान से भुने हुए बीफ बॉल्स की एक छड़ी खरीदी और खाते हुए सड़क पर इत्मीनान से चल दिया। मैं अब भी अपने आप में अधिक निश्चिंत हूं। अचानक काले कपड़े पहने एक व्यक्ति उसके पीछे आया और धीरे से चिल्लाया, ली यूनक्सियाओ। जब यूनक्सियाओ पीछे मुड़ा तो काले कपड़े वाला व्यक्ति बाहर निकला और तेजी से भीड़ में गायब हो गया। मुझ पर एक चाल खेलने की कोशिश कर रहे हो? उसने आखिरी गोमांस का गोला खाया और कटार को हल्के से उसके हाथ से छीन लिया। हालांकि आसपास कई लोग थे, बांस की कटार सीधे काली आकृति का पीछा कर रही थी जैसे कि उसकी आंखें हों। काले कपड़े पहने आदमी की आंखें भय से भर गईं। वह पहले ही भीड़ में शामिल हो चुका था, लेकिन बांस की कटार अभी भी उसे इतनी सटीकता से ढूंढ सकती थी। वह तेजी से मुड़ा और अपनी ताकत जुटाकर उसने कटार को तोड़ने की कोशिश करते हुए एक हथेली बाहर फेंकी। आउच! हालांकि अगले ही पल उस आदमी ने दर्द की दबीदबी चीख निकाली और यह देखकर भयभीत हो गया कि कटार उसकी हथेली से बनी हवा के माध्यम से छेद कर गया था और उसकी हथेली में घुस गया था। यह कैसे संभव है? वह अपनी हथेली को एक तक देखता रहा। उसमें एक साधारण बांस की सींग फंसी हुई थी जिसमें अभी भी भुने हुए गोमांस के गोले की गंध आ रही थी। उसने अचानक महसूस किया कि उसके चेहरे पर ठंडी हवा चल रही है और जब उसने ऊपर देखा तो उसने यूनक्सियाओ का चेहरा देखा। वह डर के मारे चिल्लाया और जल्दी से पीछे हट गया। यूनक्सियाओ ने एक ठंडी खर्राटे ली और जमीन पर हल्के से लात मारी
और पलक झपकते ही काले कपड़े पहने आदमी के सामने आ गया। उस आदमी की भयभीत नजर के तहत उसने अपनी 5 उंगलियां जैसे पंजों को उस आदमी के कंधे में घोंप दिया, फिर उसे उठाया और सरक गया। उस व्यक्ति को अपने कंधे पर तेज दर्द महसूस हुआ, इससे पहले कि उसकी प्राइमर्डियल क्यूई का परिसंचरण किसी बाहरी ताकत से बाधित हो गया, जिससे वह कोई भी ताकत जुटाने में असमर्थ हो गया। यही कारण है कि यूनक्सियाओं ने उसे चूजे की तरह उठा लिया। बम। एक खाली गली में यूनक्सियाओं ने काले कपड़े पहने आदमी को कूड़े के थैले की तरह जमीन पर फेंक दिया और ठंड से कहा, तुम कौन हो? आप मुझसे क्या चाहते हैं? बोलना। जमीन पर गिरते समय उस व्यक्ति को लगा कि उसका कंधा ढीला हो गया है और उसके शरीर से बाहरी बल हट गया है। इसके बाद उनकी प्राइमर्डियल क्यूई फिर से सुचारू रूप से प्रसारित होने लगी। वह तुरंत चौंक गया और उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। अध्याय 43 महल की दावत। मूल रूप से काले कपड़े पहने व्यक्ति एक संदेश देने के लिए यूनक्सियाओं को एक सुनसान जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे पकड़ लिया गया और उसके बजाय उसे दूर ले जाया गया। कड़वी मुस्कान के साथ उन्होंने असहायता से कहा, युवा मास्टर यूनक्सियाओ, यह मैं हूं। उसने अपना काला मुखौटा उतार दिया और एक असहाय चेहरा और एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान प्रकट की। यूनक्सियाओं ने उस पर तिरछी नजर डाली और कहा, ओह, यह लीजियान है। आप चौथे अंकल के साथ क्यों नहीं हैं? आप मुझसे क्या चाहते हैं? लीजियान ली परिवार की शाखा का सदस्य था। चूंकि उनकी ताकत काफी मजबूत थी, इसलिए उन्हें यूनक्सियाओं के चाचाओं में से एक ली बाइफेंग के पास काम करने के लिए पदोन्नत किया गया था। युवा मास्टर, यह पता चला है कि आपके बारे में अफवाहें सच हैं, ली जियान ने आंखों में आश्चर्य के साथ कहा। आपने केवल एक चाल से शीर्ष 9 सितारा योद्धा लैन जुआन को हरा दिया है और सोने की सुइयों से उसके इक्विपमेंट को उत्तेजित करके राजकुमारी को बचा लिया है। युवा मास्टर, आप हम सभी से इतनी गहराई से छिप रहे थे। सीधे मुद्दे पर जाओ। क्या आप आज रात महल की दावत में शामिल होने जा रहे हैं? अगर तुमने बकवास बंद नहीं की तो मैं चला जाऊंगा। यूनक्सियाओं ने उसे उदासीन दृष्टि से देखा, जाहिर तौर पर बहुत धैर्य के बिना। ली जियान ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, युवा मास्टर, आप ली परिवार की वर्तमान स्थिति को जानते हैं। आपके बारे में अफवाहों ने हाल ही में बहुत हंगामा मचाया है और ली ही का ध्यान आकर्षित किया है। चौथे मास्टर को खबर मिली है कि यदि आप आज रात दावत में शामिल होते हैं तो वह निश्चित रूप से आपसे निपटने का कोई रास्ता खोज लेंगे। अब हमारे लिए उनके साथ संघर्ष करने का समय नहीं है, इसलिए चौथे मास्टर को उम्मीद है कि आप आज रात अनुपस्थित रह सकते हैं और लीही के साथ संघर्ष नहीं कर सकते हैं। यूनक्सियाओ मंद मंद मुस्कुराया और कहा, उबाऊ, वह सिर्फ एक जोकर है और मैंने उसे कभी अपने दिमाग में नहीं रखा है। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, हालांकि अगर वह इतना मूर्ख है कि मेरे सामने कूद सकता है तो मुझे उसे टुकड़ों में कुचलने में कोई आपत्ति नहीं है। उसे टुकड़े टुकड़े कर देना। ली जियान ने अपना सिर हिलाया और मन में सोचा कि यूनक्सियाओ आखिरकार बहुत छोटा था। ली किसी भी तरह से उतने सरल नहीं हैं जितना वह दिखते हैं, उन्होंने गंभीरता से कहा। फिलहाल लगभग पूरा ली परिवार उसके नियंत्रण में है। युवा मास्टर, चूंकि आप इतने लंबे समय से धैर्यवान हैं, इसलिए आपको अब जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चौथे मास्टर और परिवार के कई बुजुर्ग भी गुप्त रूप से योजना बना रहे हैं। सही समय आने पर हम इस चोर से लड़ेंगे। यूनक्सियाओ ने उपहास किया, एक दत्तक पुत्र के रूप में जिसे परिवार का नाम दिया गया था क्योंकि उसने दास के रूप में अच्छा काम किया था, वह क्या परेशानी पैदा कर सकता है? युवा मास्टर, आपको उसे कम नहीं आंकना चाहिए, ली जियान ने गंभीरता से कहा। यह ली ही न केवल अपनी ताकत में मजबूत है, बल्कि पीछे से उसका समर्थन करने वाली कोई शक्ति होनी चाहिए। मास्टर को पुराने मास्टर और आपके बारे में चिंता है, युवा मास्टर, इसलिए उसने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की है। युवा मास्टर, आपको बस थोड़ी देर के लिए उसके रास्ते से हटने की जरूरत है। जब मास्टर और चौथे मास्टर ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है तो हम स्वाभाविक रूप से इन चोरों को एक झटके में खत्म कर सकते हैं।
उन्होंने जिस मास्टर का उल्लेख किया वह यूनक्सियाओं के पिता जनरल फिलोंगली चांगफेंग थे। हम मुझे आपके बच्चे के खेल में कोई दिलचस्पी नहीं है। ली यी के पीछे की शक्ति के बारे में मैं दूसरों के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन महामहिम राजा को उनका एक हिस्सा होना चाहिए। अन्यथा एक विदूषक के पास अतुलनीय क्रेडिट वाले एक प्रसिद्ध परिवार को नियंत्रित करने की क्षमता कैसे हो सकती है, जिसका पुराना मास्टर 4 चतुर्भुज क्षेत्र का एक शीर्ष स्तर का मार्शल लॉर्ड है। यूनक्सियाओं ने जो कहा उससे लीजियान अवाक रह गया और इतना भयभीत हो गया कि उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। वह कुछ समय से चौथे मास्टर ली बाइफेंग का अनुसरण कर रहे थे और उन्होंने कुछ जानकारी सुनी थी, लेकिन हाल ही में ऐसा नहीं हुआ था कि उन्होंने ली बाइफेंग को इस मामले के पीछे महामहिम की शक्ति की संभावित भागीदारी के बारे में बात करते हुए सुना था। उस वक्त हर कोई हैरान रह गया और उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि यूनक्सियाओं ने इतनी आसानी से इसका अनुमान लगा लिया होगा। वह अनायास ही चिल्ला उठा, यंग मास्टर, कैसे आपने इसका अनुमान कैसे लगाया? यह स्पष्ट है, यूनक्सियाओं ने शांति से कहा। मेरे दादाजी के पास सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धियां हैं, इसलिए कई लोग उनकी पुकार का जवाब देंगे। इसके अलावा मेरे पिता पश्चिमी सीमा की रक्षा करने वाले 10 लाख सैनिकों के प्रभारी हैं। अभी पूरे राज्य की सेना लगभग मेरे परिवार की निजी सेना है। यदि आप राजा होते तो क्या आप ऐसी परिस्थितियों में चैन की नींद सो सकते थे? हाल के वर्षों में लैन परिवार का तेजी से उदय हमें बताता है कि यह महामहिम द्वारा हमें प्रतिबंधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक मोहरा है। फिर भी किन झेंग सहज नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक कठपुतली बनाई ली और मेरे पिता को प्रतिबंधित करते हुए मेरे परिवार को भीतर से विभाजित करने के लिए इस कठपुतली का इस्तेमाल किया। यही वह स्थिति है जिसे महामहिम देखना चाहेंगे। यह लीजियान के दिल में एक बड़ी लहर उठी। उन्होंने नहीं सोचा था कि यूनक्सियाओ इतनी जटिल स्थिति का इतनी स्पष्टता से विश्लेषण कर सकता है। क्या आप बिना लड़े हार मान लेंगे? उसने चौंककर पूछा। यूनक्सियाओ ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वापस जाओ और चौथे चाचा से कहो कि वह भी चिंता न करें और उनसे वही करने को कहें जो वह आमतौर पर करते हैं। मेरे दादा और पिता स्वाभाविक रूप से इस मामले से निपटने का एक रास्ता खोज लेंगे। क्या स्थिति अब बहुत अच्छी नहीं है? राजा हमें परेशान न करने के लिए काफी सहज हैं। जब वह हमें अकेला छोड़ देंगे तो मेरे दादा और पिता भी सहज होंगे। हर किसी के लिए एक संतुलित और खुशहाल स्थिति प्राप्त करना आसान नहीं था, इसलिए गड़बड़ न करें। यह सुनकर ली जियान की आंखें लगभग झुक गईं और उसने सदमे में कहा, क्या यह हो सकता है? क्या यह मामला हो सकता है? यह काफी है। यूनक्सियाओं ने अधीरता से अपने हाथ हिलाकर उसे रोका और कहा, मुझे आपके मामलों में भाग लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि अगर ली मेरे साथ खिलवाड़ करने के लिए पर्याप्त मूर्ख है या किन झेंग राजा बनकर थक गया है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसे बेहतर स्थिति में बदलने में मदद करना। ली जियान इतना भयभीत हो गया था कि वह हांफते हुए लगभग जमीन पर गिर पड़ा और उसका सिर एक पल के लिए काला पड़ गया। जैसे ही उसने यूनक्सियाओं की आकृति को मिटते देखा, उसे लगा कि उसका सिर चकरा रहा है क्योंकि वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया था। जल्द ही शाम हो गई और महल के सामने लोगों का तांता लग गया, जिनमें से सभी राज्य के महत्वपूर्ण अधिकारी और स्तंभ थे। जियालन अकादमी के कई छात्र भी अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ दावत में आए थे। प्रत्येक महल की दावत इन लोगों के लिए नेटवर्क बनाने और एक दूसरे के करीब आने का एक उत्कृष्ट अवसर था। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। यंग मास्टर यू चेन जेन और हान बाई एक साथ आए। उनके परिवार भी महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी थे। ली परिवार के प्रति राजा के रवैये से असंतुष्ट उनके बुजुर्ग शायद ही कभी ऐसे महल की दावतों में भाग लेते थे और आमतौर पर कनिष्ठों को भाग लेने के लिए भेजते थे। आप इन दिनों कहाँ थे? यंग मास्टर युन? जैसे ही चेन जेन आए, उन्होंने यूनक्सियाओं के कंधे पर जोर से मुक्का मारा, लेकिन उनका चेहरा तुरंत उतर गया। वह भयभीत होकर अपनी लाल और सूजी हुई मुट्ठी को देखते हुए चिल्लाया,
तुम्हारे शरीर को क्या हुआ है? यह लोहे की तरह कठोर क्यों है? मेरा हाथ सूज गया है। यूनक्सियाओ मंद मंद मुस्कुराया और उसने दोनों को देने से पहले अपनी अंगूठी से 2 मूल प्रभाव वाली गोलियां निकाली। इस मूल प्रभाव वाली गोली को लेने के बाद आप दोनों को आगे बढ़ने और सीधे योद्धा बनने में सक्षम होना चाहिए। चेन जेन ने अविश्वसनीय रूप से कहा, यह कैसे संभव है? मैंने अभी 4 चक्र खोले हैं। हान बाई ने एक गोली उठाई और उस पर नजर डाली, फिर संदेह से कहा, क्या यह वास्तव में मूल प्रभाव वाली गोली है? युवा मास्टर यूं, हमसे झूठ मत बोलो। मैंने उन्हें पहले देखा है। उनमें से अधिकांश भूरे सफेद हैं, जबकि कुछ सबसे अच्छे दूधिया सफेद हैं। कांच के मोतियों के समान पारदर्शी मूल प्रभाव वाली गोलियां कैसे हो सकती हैं? यूनक्सियाओ ने हंसते हुए कहा, यदि आप नहीं चाहते तो उन्हें मुझे वापस दे दें। उन्हें मास्टर झांग क्विंगफैन द्वारा परिष्कृत किया गया है। क्या वे दोनों अचंभित रह गए? उन्होंने जल्दी जल्दी गोलियों को बार बार देखा, फिर प्रत्येक ने एक जेड बॉक्स निकाला और ध्यान से गोली अंदर रख दी। हान बाई ने अचानक रहस्यमय तरीके से कहा, यंग मास्टर यूं, क्या मास्टर झांग और मास्टर जू की एकांत खेती की अचानक घोषणा आपसे संबंधित है? ओह, क्या वे एकांत में साधना कर रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसका मुझसे कुछ लेना देना है? यूनक्सियाओ ने आश्चर्य से पूछा। चेन जेन को चक्कर आ गया। हे भगवान, क्या आप इतनी बड़ी खबर नहीं जानते? आप इन दिनों कहाँ थे? जैसे ही राजकुमारी अपनी बीमारी से उबरी, उन दोनों ने एकांत में खेती करना शुरू कर दिया और मास्टर झांग ने आपको मूल प्रभाव वाली गोलियां दी। तो हमें लगता है कि इसका आपके साथ कुछ लेना देना है। यूनक्सियाओ बस मुस्कुराया, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। झांग किंगफान और जू हान के लिए एकांत में खेती करना उचित था। उस दिन उन्होंने वर्षों से जमा हुई सभी समस्याओं और प्रश्नों का समाधान कर दिया था, इसलिए उन्हें समझने के लिए लंबे समय की आवश्यकता थी। युवा मास्टर यूं, चलो अंदर चलें। ऐसा लगता है कि अधिकांश मेहमान आ गए हैं, हान बाई ने आग्रह किया। थोड़ी देर और रुको। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। किसी का इंतजार कर रहा हूं? कौन है? ठीक है, वे यहां आए। मेंग वू और मेंग बाई की आकृतियां दूर से आईं, जिससे हर कोई स्तब्ध रह गया। मेंग वू को घूरते हुए, जिसने बहुत अलग तरीके से कपड़े पहने थे, चेन जेन ने भौहें चढ़ा दी और कहा, मुझे यह सुंदर लड़की परिचित क्यों लगती है? जिस तरह से मेंग वू ने खुद को तैयार किया, उसने कुछ लोगों को मोहित कर लिया। सामान्य समय में वह हमेशा सादे कपड़े पहनती थीं। जब वह पैसे कमाने के लिए पूरे दिन काम में व्यस्त रहती थी, तो उसके पास कपड़े पहनने के लिए समय और पैसा कैसे हो सकता था? लेकिन वह आज एक शुद्ध और ताज़ा डैफोडिल की तरह थी, जो उन सभी को मंत्रमुग्ध कर रही थी। ओह, यह तुम हो? हान बाई ने आखिरकार उसे पहचान लिया और आश्चर्य से कहा। जैसे कि उसे अचानक कुछ सूझा हो, उसने यूनक्सियाओ की ओर इशारा किया और हंसा। ठीक है, ठीक है। कोई आश्चर्य नहीं कि हमने तुम्हें कई दिनों से नहीं देखा है, और कोई आश्चर्य नहीं कि तुम एकांत में साधना करने वाले 2 गुरुओं के बारे में कुछ भी नहीं जानते। युवा मास्टर युन, क्या आप अब भी चल सकते हैं? चेन जेन ने भी अब मेंग वू को पहचान लिया। वह आश्चर्यचकित हुआ और बोला, बिना वक्ष वाली एक छोटी लड़की केवल सामान्य रूप से तैयार होकर इतनी सुंदर बन सकती है। वाह! युवा मास्टर युन, निश्चित रूप से आपके पास गहरी आंखें हैं। मुझे नहीं पता था कि आप एक सुंदर लड़की ढूंढने में इतने अच्छे हैं। मेंग वू का चेहरा लाल था और वह बहुत घबराई हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे महल में आने का मौका मिलेगा। महल के बाहर सभी प्रकार की शानदार गाड़ियों को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रही हो। यूनक्सियाओ हंसा। मैं आपका फिर से परिचय कराता हूं। यह मेरी दोस्त मेंग वू है, और यह उसका भाई और मेरी नई शिष्या मेंग बाई है। शिष्य, हान बाई ने चिल्लाकर कहा। युवा मास्टर यूं, आप वास्तव में लड़कियों को लेने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। मेंग बाई ने गुस्से में कहा, तो मुझे शिष्य के रूप में लेने का आपका उद्देश्य मेरी बहन को लेना है।
मेंगबाई उनके द्वारा छेड़े जाने के बाद पहले से ही शर्म से लाल हो चुकी मेंगवू ने जब अपने भाई को बोलते हुए सुना तो उसने गुस्से में अपना पैर पटक दिया। पांचों का समूह बातें करते और हंसते हुए महल में चला गया। बैंक्वेट हॉल एक खूबसूरत बगीचे में आयोजित किया गया था। हालांकि यह अभी वसंत की शुरुआत थी और फूल अभी तक नहीं खिले थे, फिर भी उनका स्वागत एक ताजगी भरी खुशबू से हो रहा था। आंगन में मेंगवू और मेंगबाई सभी छोटे पुलों और बहते पानी, हवा में बजते मधुर संगीत और पृथ्वी पर एक अमर क्षेत्र की तरह दिखने वाले दृश्यों से चकित थे। बैंक्वेट हॉल अधिकारियों के स्तर के अनुसार दोनों तरफ 100 मीटर से अधिक लंबी टेबलों से भरा हुआ था। कई लोग पहले ही अपनी सीट ले चुके थे और हर कोई अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बात कर रहा था। मुख्य बैंक्वेट हॉल में 8 सीटों की केवल 2 पंक्तियां थीं और प्रत्येक के पीछे परिचारकों की कई सीटें रखी गई थीं। वे सभी जो मुख्य बैंक्वेट हॉल में प्रवेश कर सकते थे, वे राज्य के आंतरिक शक्ति मंडल में सबसे केंद्रीय व्यक्ति थे। हालांकि झांग क्विंगफान ने यूनक्सियाओ को निमंत्रण कार्ड दिया था, लेकिन उसमें सीट का संकेत नहीं था। मुख्य बैंक्वेट हॉल में ली परिवार की सीट पर एक शानदार कपड़े पहने सुंदर युवक बैठा था, जो अन्य मेहमानों के साथ बात कर रहा था और हंस रहा था। यूनक्सियाओ के चाचा ली बाइफेंग वास्तव में उसके पीछे बैठे थे। यूनक्सियाओ और उसके दोस्तों के आगमन ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया, न केवल इसलिए कि वे केवल किशोर थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि राजधानी में बेकार यूनक्सियाओ हाल के दिनों में प्रसिद्ध हो गया था। उसने न केवल लैन जुआन को, जिसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में सराहा गया था, केवल एक चाल से अपंग कर दिया था, बल्कि सोने की सुइयों से उसके एक्यूपवाइंट को उत्तेजित करके राजकुमारी की बीमारी को भी ठीक कर दिया था। यूनक्सियाओ निश्चित रूप से आज मुख्य पात्रों में से एक होगा। अध्याय 44 से 8527। भीड़ की हर तरह की निगाहों के बीच यूनक्सियाओ भोज के बीच से शांति से चला गया। हालांकि उसे अचानक कुछ महसूस हुआ, इसलिए उसने ऊपर देखा और ली को देखा, जो मुख्य बैंक्वेट हॉल में बैठा था, उसे ठंडी नजर से देख रहा था। उसके मुंह के कोनों पर अवमानना की हल्की सी अभिव्यक्ति दिखाई देने पर उसने हल्की सी खर्राटे ली और फिर चेन परिवार की सीट पर बैठ गया। मेंगवू और मेंगबाई उसके दोनों ओर बैठे थे, जबकि चेन जेन और हान बाई उसके दाहिनी ओर एक मेज पर एक साथ बैठे थे। चेन परिवार और हान परिवार ली परिवार से जुड़े सैन्य परिवार थे और उनकी उपाधियां कम नहीं थीं। तो उनकी सीटें सेकेंडरी बैंक्वेट हॉल में सबसे आगे की स्थिति में थीं। ली यी की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं और उसकी पुतलियां हत्या के इरादे से भर गईं। ली बाइफेंग, जो उनके पीछे बैठे थे, चिंतित दिख रहे थे। ली यी की शत्रुतापूर्ण निगाहों के अलावा ली परिवार के सामने वाली सीट पर एक लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति भी यूनक्सियाओ को घूरकर देखता रहा। वह सभी नागरिक अधिकारियों लैन होंग का नेता था। उसके पीछे यूनक्सियाओ ने लैन जुआन को उदास और नाराज चेहरे के साथ देखा। ऐसा लग रहा था कि उसकी चोट ठीक हो गई है, लेकिन उसका अहंकार और अभिमान पूरी तरह से खत्म हो गया था। बाकी 2 टेबलों पर बैठे लोग भी उत्सुकता से उसे घूरने लगे। उनमें से एक का चेहरा लोहे जैसा दिखता था, उसकी हवा पहाड़ों और नदियों की तरह शक्तिशाली थी और वह एक अचल पर्वत की तरह वहां बैठा था। वह राज्य के संरक्षकों के कमांडर इन चीफ जियो क्विंगवांग थे। उनके सामने अल्केमिस्ट एसोसिएशन के दूसरे दर्जे के कीमियागर लियांग वेन्यू बैठे थे। उन्होंने यूनक्सियाओ को एक दोस्ताना मुस्कान दी। अन्य 2 मेजों पर ड्रैगन वस्त्र पहने 2 व्यक्ति बैठे थे। उनमें से एक 40 के आसपास का लग रहा था, जबकि दूसरा अभी किशोरावस्था में था। उसका चेहरा थोड़ा बचकाना था। वे सबसे बड़े राजकुमार किन यांग और दूसरे राजकुमार किन यू थे। वे दोनों असाधारण क्षमता के व्यक्ति थे और सिंहासन पर चढ़ने वाले सबसे संभावित राजकुमारों के रूप में प्रतिष्ठित थे। वे यूनक्सियाओ का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहे थे। अंतिम 2 खाली सीटें आज के मुख्य पात्रों लो युनशांग और किन रुक्स्यू के लिए आरक्षित थीं। चूंकि आप भी दावत में शामिल होने आए हैं, तो यहां आकर बैठिए। आप ली परिवार के सदस्य हैं, तो आप दूसरे परिवार की मेज पर कैसे बैठ सकते हैं? ली यी ने अचानक अपने चेहरे पर अहंकारी भाव के साथ बैंक्वेट हॉल की छत की ओर देखते हुए कहा। हालांकि उसने यूनक्सियाओ की ओर नहीं देखा,
लेकिन हर कोई जानता था कि वह किससे बात कर रहा था। पूरा बैंक्वेट हॉल शांत हो गया। ये परिवार की स्थिति से वे सभी भली भांति परिचित थे। युंगसियाओ को यह बात सुनाई नहीं दी क्योंकि वह मेंगवू के लड़कियों जैसे व्यवहार की प्रशंसा कर रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप जानते हैं कि लोग अपनी नाक नीचे की ओर करके क्यों पैदा होते हैं? मेंगवू, जो घबराई हुई दिख रही थी, सवाल सुनकर हैरान रह गई। क्यों? उसने अनायास ही पूछा। उपस्थित सभी अधिकारी और मंत्री चौंक गए और उत्तर का अनुमान लगाने लगे। युनक्सियाओ जोर से हंसा और बोला, हाँ हाँ, क्योंकि अगर किसी की नाक ऊपर की ओर होगी तो बरसात के दिनों में उनमें पानी भर जाएगा। हाँ हाँ। पूरी भीड़ हंसी से गूंज उठी क्योंकि सभी की निगाहें ली की ओर गईं, जो अपनी नाक ऊपर की ओर करके अहंकारपूर्वक छत की ओर देख रहा था। यहां तक कि लैन परिवार के पुरुष, जो युनक्सियाओं के प्रति शत्रुता रखते थे, व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराए। चेन जेन और हान बाई सबसे जोर से हंसे और मेंग बाई हंसते हुए मेज पर थपकी देती रही। मेंग वो शर्मीली थी, इसलिए उसने अपना मुंह ढक लिया और हंसते हुए अपना सिर थोड़ा झुका लिया। हाँ हाँ, जियोक विंगवांग बिना किसी हिचकिचाहट के हंसा। यह लड़का दिलचस्प है। पिताजी। शर्मिंदगी से क्रोधित होकर ली ने शराब का गिलास जमीन पर पटक दिया और चिल्लाया, ये युनक्सियाओ। सारी हंसी रुक गई। पूरा स्थल तुरंत शांत हो गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। युनक्सियाओ की आंखें ठंडी हो गईं। उसने शराब का एक घूंट लिया और बिना सिर उठाए बोला, तुम कौन हो? ली यी ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। अचानक उसके पास खड़ा एक मार्शल मास्टर बाहर निकला और कुछ चमक के साथ युनक्सियाओ के सामने दौड़ पड़ा। उसकी ओर इशारा करते हुए वह चिल्लाया, कितना बेलगाम! ली परिवार के एक सदस्य के रूप में जब आप अभिनय परिवार के मुखिया को देखते हैं तो सलाम क्यों नहीं करते? अब घुटने टेकें और माफी मांगें। उसके मार्शल मास्टर की आभा तुरंत फूट पड़ी और लहरों की तरह युनक्सियाओ पर दबाव डालने लगी। वह किसी भी समय युनक्सियाओ की टांगें तोड़ने और ली यी पर अधिकार स्थापित करने के लिए उसे घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए तैयार था। घुटना टेकना। मेरे घुटने टेकना। युनक्सियाओ की आकृति अचानक चमक उठी और मार्शल मास्टर के सामने गायब हो गई। पिताजी! एक तेज आवाज निकली। मार्शल मास्टर ने तभी देखा कि उसकी आंखों के सामने कुछ चमक गया और उसके बाएं गाल पर जोरदार तमाचा पड़ा। हर किसी के दिल को झटका लगा जबकि जियोक विंगवांग की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखें रोशनी की चमक के साथ फूट गईं। घुटने टेको, गुलाम! युनक्सियाओ ने अचानक एक कदम उठाया। एक सुनहरी रोशनी चमकी और शून्य में कई रूप बदले और फिर मार्शल मास्टर के डेंटियन पर एक मुक्का मारा गया। Terrified, the martial master quickly retreated, but he was horrified to find that young Xiao's fist had covered all areas within a few meters of him. उसके पास हमले से बचने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही मार्शल मास्टर के डेंटियन पर मुक्का सटीक मारा गया, एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसने मुंह से खून उगल दिया और उसकी पीठ पर एक छेद हो गया जहां से बल फूटकर बाहर आया। वह अचानक हताश हो गया और अपने घुटनों पर गिर गया जब युनक्सियाओ ने उसकी पीठ पर फिर से जोरदार प्रहार किया और उसके पैरों पर गिर गया। हर कोई स्तब्ध रह गया। केवल एक चाल के साथ युनक्सियाओ ने एक मार्शल मास्टर के क्यूईसी को तोड़ दिया था, जिससे वह पूरी तरह से अपंग हो गया था। जियोक विंगवांग की आंखें चमक उठीं, जबकि लैन होंग के चेहरे पर विचारशील भाव थे। लैन जुआन की आंखों में भय व्याप्त हो गया और दोनों राजकुमार आश्चर्य से भौहें सिकोड़ने लगे। खाली चेहरा लेकर ली यी ने मूर्खतापूर्वक कहा, कैसे हो सकता है? आप कैसे हो सकते हैं? कैसी मेरी गांड है? युनक्सियाओ ने मार्शल मास्टर के सिर पर लात मारी। वह तुरंत फुटबॉल की तरह उड़ गया और सीधे ली यी के सामने मेज पर गिर गया, जिससे शराब और बर्तन पूरे फर्श पर फैल गए। मार्शल मास्टर ने कोई आवाज नहीं निकाली और उसकी पुतलियां फैल गईं। स्पष्टतः वह मर चुका था। अपने कुत्ते को देखो। 8527। युनक्सियाओ ने ताली बजाई और उदासीनता से कहा। इतना सब होने के बाद वह शांति से अपनी सीट पर ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। 8527। हर किसी की अभिव्यक्ति बदल गई
जबकि उनके माथे से ठंडे पसीने के निशान बह रहे थे। आप ली यी इतने क्रोधित थे कि उनकी आंखें बाहर आने वाली थीं। जब वह ली परिवार में नौकर थे तो उनका नंबर 8527 था। बाद में उन्हें परिवार का नाम दिया गया क्योंकि उन्होंने नौकर के रूप में अच्छा काम किया था। इतने वर्षों में किसी ने दोबारा इस आंकड़े का उल्लेख करने की हिम्मत नहीं की। बूढ़े 8, तुम्हें एक नौकर की तरह व्यवहार करना चाहिए और मालिक स्वाभाविक रूप से तुम्हें हड्डियां देगा, अन्यथा तुम्हें टुकड़ों में काट दिया जाएगा और कुत्तों को खिला दिया जाएगा, युंगसियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। महामहिम आज दावत दे रहे हैं। मैं सभी नागरिक और सैन्य अधिकारियों के सामने तुम्हें टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहता। आप ली ही इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और गुस्से में आकर अपने पैरों पर बेतहाशा उछल पड़ा। मुख्य बैंक्वेट हॉल से रंगीन रोशनी में खिली एक तलवार बाहर निकली। उसकी आंखें विशाल हत्या के इरादे से भरी थीं और उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, युंगसियाओ को टुकड़ों में काट दो। अचानक एक अदृश्य शक्ति आसमान से उतरी और ली ही को रोक दिया। चाहे वह कितनी भी दहाड़े और संघर्ष करें, मुख्य बैंक्वेट हॉल के अंदर फंसे होने के कारण वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके। जियो क्विंगवांग ने अपनी तर्जनी को हल्के से झटका दिया और अदृश्य शक्ति तुरंत बुलबुले की तरह फूट गई। ली यी का शरीर ऐसे उछला जैसे उसे हथौड़े से मारा गया हो और वह अपनी सीट पर गिर गया हो। पहले ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, आज एक बड़ा दिन है। महामहिम अपनी प्रजा को दावत दे रहे हैं। कोई परेशानी न पैदा करें। कमांडर जियो ने जो कहा वह सच है, सबसे बड़े राजकुमार किन यांग ने सहमति व्यक्त की। कोई है, जगह साफ करो और यंग मास्टर ली को एक और टेबल लगाओ। तुरंत कई हिजड़े और नौकरानियां अंदर आईं और मार्शल मास्टर के शरीर को बाहर ले गईं और जल्द ही ली यी को शराब और व्यंजनों से भरी एक और मेज परोस दी। ली यी का चेहरा बेहद क्रूर हो गया और उसने दहाड़ते हुए कहा, ली युनक्सियाओ, अपने आप को मेरे क्रोध के लिए तैयार करो। उनके पीछे बैठे ली बाइफेंग सबसे पहले युनक्सियाओ के तेज प्रहार से चौंक गए, लेकिन जब उसने ली यी की बातें सुनी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखों में गहरी चिंता दिखाई दी, जैसे कि उसने यह सुना ही नहीं। युनक्सियाओ ने शराब का एक गिलास अपने ऊपर डाला और उसे सूंघा, फिर कहा, ठीक है, मैंने सोचा कि जो कुत्ता काटना पसंद करता है वह भौंकता नहीं है। बम। ली यी का चेहरा गुस्से से इतना लाल हो गया कि वह वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया और फिर कभी नहीं बोला। उसे डर था कि वह यहीं क्रोध से मर जाएगा। हंगामे के बाद पूरा बैंक्वेट हॉल शांत हो गया। हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे क्योंकि वे चुपचाप अपने दिमाग में स्थिति का आकलन कर रहे थे। चाहे वे कोई भी हों, उन्हें अशांति की गंध महसूस हो सकती थी। युंगसियाओ का अचानक शक्ति प्रदर्शन निश्चित रूप से ली परिवार में बड़ी उथल पुथल लाएगा और यह उथल पुथल निश्चित रूप से राज्य में अराजकता पैदा करेगी। जियो क्विंगवांग ने युनक्सियाओ की ओर तिरछी नजर से देखा। उपस्थित सभी लोगों में उसकी आंखें सबसे तेज थीं। उसने युनक्सियाओ द्वारा अभी अभी की गई सभी चालों को स्पष्ट रूप से देखा। यह बिना किसी देरी के तैरते बादलों और बहते पानी की तरह तेज चालों की एक श्रृंखला थी। एक योद्धा इस तरह की मुट्ठी कला का उपयोग करने में कैसे सक्षम हो सकता है, जो किसी की इच्छा के साथ साथ मार्शल इरादे का पालन करता है, जो किसी के दिल के रूप में चलता है। यह इतना शक्तिशाली था मानो उसने इसे हजारों बार प्रशिक्षित किया हो। यहाँ तक कि खुद जियो क्विंगवांग ने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि मार्शल आर्ट की उनकी समझ इतने गहरे स्तर तक पहुंच सकती है। माहौल कुछ अजीब था। तभी एक किन्नर ने बाहर आवाज लगाई। इसके तुरंत बाद महामहिम राजा किन झेंग मंत्रियों की भीड़ के साथ लो युनशांग और किन रुक्स्यू को बैंक्वेट हॉल में ले गए। उन्हें देखकर सभी ने खड़े होकर प्रणाम किया। हालांकि युनक्सियाओ नहीं चाहता था, उसने अनिच्छा से अपना सिर झुका लिया। एक छोटे से राज्य के राजा में इतनी बड़ी बात क्या थी? यहाँ तक कि स्वर्गीय मार्शल क्षेत्र में उन सुपर साम्राज्यों के सम्राटों को भी विनम्र होना होगा और उसे देखकर मुस्कुराना होगा। किन झेंग बूढ़ा था। उसके सारे बाल सफेद थे और उसकी गति अत्यंत धीमी थी। किन रुक्स्यू की मदद से वह मुस्कुराते हुए मुख्य बैंक्वेट हॉल में चला गया और सभी अधिकारियों के ऊपर बैठ गया।
और अपनी प्रजा को देख रहा था। युनशांग और रुक्स्यू राजा के दोनों ओर बैठ गए। जब वे अंदर आए तो उन दोनों ने युनक्सियाओ को आश्चर्य से देखा। वह उन्हें देखकर मुस्कुराया और जीत का इशारा किया। रक्सू ने चुपचाप अपना चेहरा बनाया और अपनी जीभ बाहर निकालकर इसका मतलब निकाला, पुराने जमाने का। दुनिया में सबसे पुराने जमाने की चीज जीत का संकेत देना था। जैसे ही किन झेंग अपनी ड्रैगन कुर्सी पर बैठे, तुरंत ही उनमें से किसी ऐसे व्यक्ति की आभा फैल गई जो बहुत लंबे समय से एक वरिष्ठ के रूप में बना हुआ था। वह थोड़ी गहरी और मोटी आवाज में हंसे, फिर कहा, मैं आज इस दावत की मेजबानी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दो खुशी की घटनाएं हैं। एक तो यह कि कमांडर युनशांग को एक कीमियागर बनने के लिए पदोन्नत किया गया है। वह वास्तव में एक महान प्रतिभा है। और दूसरी बात यह है कि जिस बीमारी ने रुक्सू को 10 साल से अधिक समय तक परेशान किया था, वह अंततः पूरी तरह से समाप्त हो गई है। ये दो घटनाएं मुझे बहुत संतुष्ट और खुश करती हैं। अध्याय 45, एक दानव जानवर का अंडा। अनुवादक एंडलेसफा। लैन होंग ने खड़े होकर कहा, महामहिम, यह स्वर्ग का आशीर्वाद है कि तियानशुई में इतने सारे प्रतिभाशाली लोग हैं। यह विषय कमांडर लुओ और राजकुमारी रुक्स्यू को बधाई देना चाहता है। धन्यवाद प्रभु प्रधानमंत्री। युनशांग जल्दी से अपने पैरों पर खड़ी हुई और बोली। लैन होंग मुस्कुराई और हाथ हिलाया। Immediately, two servants, each holding a jade box, walked up to Yunshang and Rakshu while he laughed and said, "It had taken me a great effort to find these two moon pearls from the East Sea. They are my gifts for Commander Luo and Princess Rakshu." दोनों नौकरों ने जेड बक्से खोले और उनमें से प्रकाश की किरणें निकलीं, जिससे मुख्य बैंक्वेट हॉल दिन के उजाले की तरह उज्ज्वल हो गया। सभी खूबसूरत लड़कियों को आभूषण पसंद होते हैं। तो दोनों लड़कियां उपहारों से बहुत खुश हुईं और जल्दी से उन्हें दूर रख दिया। हाँ, भगवान प्रधानमंत्री बहुत अमीर हैं। इन दो मोतियों की कीमत आपके लिए सैकड़ों हजारों सोने के सिक्के होनी चाहिए थी, है ना? ज़ियो क्विंगवांग हंसे। आई एम नॉट एज रिच एज माई लॉर्ड, सो आई स्पेशली प्रिपेयर्ड टू मार्शियल स्किल्स। वन इज अ प्योर यांग मार्शियल टेक्निक कॉल्ड द स्मैशिंग एक्स सन, and the other is a water element martial technique called the Tranquil Sutra. They are my gifts for the two ladies. युनशांग का चेहरा आश्चर्य से चमक उठा। सैकड़ों साल पहले 6 डायरेक्शंस क्षेत्र के एक मार्शल ग्रैंड मास्टर द्वारा छोड़ा गया स्मैशिंग एक्स सन। धन्यवाद मेरे स्वामी। उसका रहस्यमय हथियार एक कुल्हाड़ी था और जिस मार्शल पथ पर वह चली वह भी शुद्ध यांग का था। तो यह मार्शल तकनीक उसके लिए बिल्कुल सही थी। रक्स्यू ने भी ट्रैंक्विल सूत्र स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद दादाजी ज़ियो। दो मार्शल तकनीकों का मूल्य लैन होंग के मून पर्ल्स से कहीं अधिक था, लेकिन दोनों सुंदरियां पहले की तरह उत्साहित नहीं थीं। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। ठीक है, महिलाओं को ये आकर्षक चीजें बाकी किसी भी चीज से ज्यादा पसंद आती हैं। सभी ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन आह भरी। लियांग वेन्यू भी खड़े हुए और 2 गोलियां दीं। ये दूसरी श्रेणी की युवा बने रहने वाली गोलियां हैं जिन्हें इस साधारण व्यक्ति ने परिष्कृत किया है। वे मेरी महिलाओं को 20 साल तक जवान रख सकते हैं। आह! युनशांग और रुक्स्यू एक ही समय में ऐसे चिल्लाए मानो उन्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। उन्होंने गोलियां अपने हाथों में लीं और उन्हें दूर रखने से पहले बहुत देर तक देखा। रक्स्यू ने वह जेड बॉक्स भी निकाल लिया जहां मून पर्ल रखा हुआ था, मोती निकाला और गोली उसमें रख दी। उसकी कार्रवाई ने तुरंत उसके दिल में 2 खजानों के महत्व को उजागर कर दिया। लैन होंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। इस समय ली यी भी उठे और बधाई देने के लिए आगे बढ़े। कमांडर लुओ, आपका उत्कृष्ट आकर्षण एक परी के समान है। इस विनम्र व्यक्ति ने विशेष रूप से किसी को ट्रैंक्विल जेड के साथ आपके लिए हेयरपिन बनाने का आदेश दिया है। यह विनम्र व्यक्ति चाहता है कि कमांडर लुओ हमेशा युवा और सुंदर रहें। शांत जेड लियांग वेन्यू ने आश्चर्य से कहा। युवा मास्टर ली ने वास्तव में इस उपहार पर अपना दिमाग लगाया। इसे पहनने पर यह ट्रैंक्विल जेड किसी के दिमाग को केंद्रित और शांत कर सकता है,
साथ ही ध्यान के दौरान मानसिक राक्षसों से बचाव में मदद कर सकता है। यह एक दुर्लभ खजाना है। उन दिनों मैं इसे उच्च कीमत पर खरीदना चाहता था, लेकिन इसे कहीं नहीं मिला। लियांग वेन्यू की प्रशंसा सुनकर ली यी ने तुरंत उसके बारे में अच्छी राय बनाई। वह हंसे और बोले, है ना? यहाँ तक कि मैं स्वयं इस खजाने का उपयोग करने के लिए अनिच्छुक हूँ। केवल कमांडर लुओ जैसा कोई व्यक्ति ही इसके योग्य है। सफेद जेड से बना एक हेयरपिन जो सोने और चांदी से जड़ा हुआ था और हल्की चमक दे रहा था, युनशांग के सामने लाया गया था। ली यी ने हंसते हुए कहा, मैंने तियानशुई के नंबर 1 मूर्तिकार शी वेंजियांग से इसे मेरे लिए बनाने के लिए कहा है। युनशांग थोड़ा चौंक गया। उसने भी इस ट्रैंक्विल जेड के बारे में सुना था, और चूंकि लियांग वेन्यू ने भी ऐसा कहा था, यह बेहद कीमती होगा। उसने ली यी को गंभीरता से धन्यवाद दिया। ली यी का दिल संतुष्टि से भर गया। फिर वह रुक्स्यू के पास गया और कहा, राजकुमारी रुक्स्यू, इस विनम्र व्यक्ति ने हमेशा आपकी अद्वितीय सुंदरता और सुंदर स्वभाव की प्रशंसा की है। यह विनम्र व्यक्ति दुनिया में आपके लायक कुछ भी नहीं सोच सकता। उसके कबूलनामे ने सभी को स्तब्ध कर दिया और रुक्सू का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, जबकि उसकी आंखें गुस्से से चमक उठीं। हालांकि वह जल्द ही ली यी के उपहार से चौंक गई। इसलिए इस विनम्र व्यक्ति ने विशेष रूप से किसी को बड़ी रकम के साथ फायरक्रो साम्राज्य से एक राक्षस जानवर का अंडा खरीदने के लिए भेजा था। इस विनम्र व्यक्ति को उम्मीद है कि राजकुमारी रक्स्यू को यह पसंद आएगा। एक दानव जानवर का अंडा। हर कोई चौंक गया। यहाँ तक कि जियोक विंगवांग भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। फिर उसने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। उसने अपने दिल में आह भरी कि आजकल के युवा लड़के लड़कियों को लेने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करने को तैयार रहते हैं। स्वर्गीय मार्शल महाद्वीप पर राक्षस जानवर अत्यंत शक्तिशाली प्राणी थे। यहाँ तक कि योद्धा भी मौका मिलने पर उनसे दूर ही रहते थे। कई लोगों ने उन्हें अपने वश में करने की कोशिश की थी, इस उम्मीद से कि वे उन्हें अपनी मजबूत सहायता में बदल लेंगे। हालांकि सफल प्रयास हुए, लेकिन उनमें से अधिकांश विफलता में समाप्त हुए। आखिरकार राक्षस जानवरों की राक्षसी क्यूई बहुत शक्तिशाली थी और उनके हिंसक और क्रूर चरित्र ने उन्हें मनुष्यों द्वारा वश में करना बेहद मुश्किल बना दिया था। बाद में आखिरकार कोई एक अद्भुत तरीका लेकर आया। जब दानव जानवर अभी भी अंडे में था, तो मालिक ने उसके साथ हर दिन बिताना शुरू कर दिया और फिर अंडे से निकलने के बाद उसे खाना खिलाया और देखभाल के साथ बड़ा किया। ऐसा करने पर जब राक्षस जानवर बड़ा हो जाएगा, तो वह मालिक के प्रति बिल्कुल वफादार होगा। इस पद्धति की खोज के बाद राक्षस जानवर के अंडों की कीमत कम से कम 1000 गुना बढ़ गई। भीड़ चुपचाप ट्रे पर अंडे को देखती रही। यह सब लाल और थोड़ा पारदर्शी था, मानो अंदर कोई राक्षस हो जो किसी भी समय खोल को तोड़ सकता है। हालांकि रुक्सू को ली पसंद नहीं थी, लेकिन वह थोड़ा विचलित हो गई थी। धन्यवाद ली, मुझे यह उपहार बहुत पसंद है, उसने धीरे से कहा। ली प्रसन्न थी। हालांकि उनकी महान विजय के बीच एक असंगत आवाज फूट पड़ी। यह वास्तव में एक राक्षस जानवर का अंडा है, लेकिन मरे हुए अंडे का क्या उपयोग है? इसे भूनकर खाओ। कृपया, इसके अंदर से बदबू आ रही है और यह खाने योग्य नहीं है। यहाँ कौन बकवास कर रहा है? ली एक पल के लिए ठिठक गईं, फिर जोर से चिल्लाईं। वह बाहर देखने के लिए मुड़ा और फिर देखा कि आवाज यूनक्सियाओ की थी, जिससे वह इतनी नफरत करता था कि वह उसके टुकड़े टुकड़े करके मार देना चाहता था। ली यूनक्सियाओ, तुम कुछ भी नहीं जानते, इसलिए यहाँ बकवास करना बंद करो। अब अपनी छवि की परवाह न करते हुए वह दहाड़ा, क्या आप जानते हैं कि इसकी कीमत कितनी है? लानत है, यह आपके 100 या 1000 को भी खरीद सकता है। यूनक्सियाओ ने इत्मीनान से व्यंग्य किया, चाहे इसकी कीमत कितनी भी हो, यह एक मरा हुआ अंडा है। आप? ली गुस्से में था और उसने किन झेंग की ओर रुख किया, फिर उसकी मुट्ठी बंद कर दी और कहा, महामहिम, यह आदमी जानबूझकर दावत में खलल डाल रहा है। कृपया उसे बाहर निकालने का आदेश दें। किन झेंग ने भौहें सिकोड़कर पूछा, ली यूनक्सियाओ, तुम्हें कैसे पता चला कि यह एक मरा हुआ अंडा है?
चाहे मैं कुछ भी कहूं, वह इनकार कर देगा। बस अंडे को काटकर खोलो और सबको पता चल जाएगा। हम काट कर खोल दो। अगर इतनी कीमती चीज काट कर खोल दी जाए तो क्या तुम वहन कर सकते हो? त्रक्स्यु भी शक्की और अनिच्छुक लग रही थी। यूनक्सियाओं ने उपहास करते हुए कहा, रुक्सु, जब तुमने कई महीनों तक इस अंडे को सेने के लिए इतनी मेहनत की है और पाया है कि यह हिला भी नहीं है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सही हूं। आप अभी भी बकवास कर रहे हैं, यी ने गुस्से से कहा। महाराज, यह विनम्र व्यक्ति आपसे विनती करता है कि इस आदमी को पीटने और यहां से बाहर निकालने का आदेश दें। किन झेंग ने गंभीरता से कहा, ली यूनक्सियाओ, अपने भाषण में सावधान रहें। बिना सबूत के बेतरतीब ढंग से न बोलें। राजकुमारी को बचाने के आपके श्रेय के लिए मैं इस मामले को जाने दूंगा, लेकिन आपको दोबारा कोई बकवास नहीं बोलना चाहिए। यूनक्सियाओं ने अवाक होकर अपना सिर हिलाया। दानव जानवर का अंडा निस्संदेह एक मृत अंडा था, भले ही कोई उसके रंग या दिव्य भावना की धारणा से प्रभावित हो। लेकिन ये चीज बहुत कीमती थी और इसे ज्यादा लोगों ने नहीं देखा था, इसलिए किसी को इसके बारे में पता नहीं चला। जब स्थिति अंततः थोड़ी शांत हुई तो सबसे बड़े राजकुमार किन यांग मुस्कुराए और ताली बजाई। उसके आदमी तुरंत 2 ट्रे लेकर आए और युनशांग और रुक्स्यू की ओर चल दिए। जैसे ही ट्रे ऊपर लाई गईं, सभी की आंखें अचानक चमक उठीं और वे सभी चौंक गए। अपने चेहरे पर शालीनता के भाव के साथ किन यांग जोर से हंसे और कहा, सर्वोच्च श्रेणी के प्राइमर्डियल स्टोन के ये 10 टुकड़े कमांडर लुओ के लिए मेरा उपहार हैं। मैं कामना करता हूं कि आप तियानशुई के तीसरे मार्शल राजा बने। इस बीच ये 10 लोंगन मोती मेरी प्यारी बहन रुक्स्यू के लिए हैं। मैं कामना करता हूं कि आप और अधिक सुंदर बने और जल्द से जल्द एक उपयुक्त पति से शादी करें। लोंगन मोती मून पर्ल से जितने महंगे नहीं थे, लेकिन उनकी कीमत भी कम से कम 10,000 सोने के सिक्के थी। तथ्य यह है कि किन यांग एक बार में 10 टुकड़े निकालने में सक्षम था, यह दर्शाता है कि वह कितना अमीर था। लेकिन जिस चीज ने सभी को चौंका दिया वह सर्वोच्च श्रेणी के प्राइमर्डियल पत्थरों के 10 टुकड़े थे। एक योद्धा की साधना का स्तर जितना ऊंचा होता था, वह आदिकालीन पत्थरों पर उतना ही अधिक निर्भर हो जाता था। बाजार में प्रिमोर्डियल स्टोन्स की विनिमय दर एक सर्वोच्च ग्रेड प्रिमोर्डियल स्टोन के लिए 100 बेहतर ग्रेड प्रिमोर्डियल स्टोन्स, एक बेहतर ग्रेड प्रिमोर्डियल स्टोन के लिए 100 औसत दर्जे के प्रिमोर्डियल स्टोन्स और एक औसत दर्जे के प्रिमोर्डियल स्टोन के लिए 100 निम्न ग्रेड प्रिमोर्डियल स्टोन्स थी। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि निम्न श्रेणी के प्राइमर्डियल पत्थरों का उपयोग सामान्य योद्धाओं द्वारा किया जाता था, भले ही कोई 10 लाख निम्न श्रेणी के प्राइमर्डियल पत्थरों की पेशकश करता हो, कोई भी 10 सर्वोच्च श्रेणी के प्राइमर्डियल पत्थरों का आदान प्रदान नहीं करना चाहेगा। आखिरकार सर्वोच्च श्रेणी के प्राइमर्डियल पत्थरों का भंडार बेहद दुर्लभ था और उनके उपयोग की एक विस्तृत श्रृंखला थी। इन 10 सर्वोच्च श्रेणी के आदिम पत्थरों का मूल्य राक्षस जानवर के अंडे से कहीं अधिक था। अब न केवल युनशांग बल्कि ज़ियोक विंगवांग का चेहरा भी चमक रहा था, क्योंकि वह थोड़ा प्रलोभित था। दूसरी ओर हालांकि 10 लोंगन मोती कीमती थे, लेकिन सर्वोच्च श्रेणी के प्राइमर्डियल पत्थरों के 10 टुकड़ों की तुलना में वे कुछ भी नहीं थे। यह एक तरह से किन यांग की मानसिकता को भी दर्शाता है। हालांकि रुक्सू को एक प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त था, लेकिन वह उसकी नज़र में बेकार थी और इसीलिए उसने उसे बस कुछ मोती दिए। लेकिन युनशांग बिल्कुल अलग था। वह न केवल राज्य संरक्षकों के 5 कमांडरों में से एक थी, बल्कि वह इतनी कम उम्र में 4 क्वाड्रेंट्स क्षेत्र की मार्शल लॉर्ड भी बन गई थी। उसकी भविष्य की उपलब्धियां असीमित होने वाली थीं। इसके अलावा वह अब एक सफलता हासिल कर चुकी थी और एक कीमियागर बन गई थी। संक्षेप में, वह पिछले 1000 वर्षों में तियानशुई राज्य में यांगदी के अलावा सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थी। किन यांग सबसे बड़े राजकुमार थे, इसलिए उन्हें एक सम्राट की तरह सोचना चाहिए। उनके विचार में लुओ युनशांग को लुभाने से न केवल उनके सिंहासन पर बैठने में बहुत मदद मिली, बल्कि भविष्य में राज्य की स्थिरता के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण कारक था। यही कारण है कि उसने सर्वोच्च श्रेणी के प्राइमर्डियल पत्थरों के इन 10 टुकड़ों को प्राप्त करने के लिए इतना पैसा खर्च किया। इसके अलावा युनशांग एक दुर्लभ खूबसूरत लड़की थी
और किन यांग लंबे समय से उससे प्यार करती थी। उसने कई बार लोगों को उसके पास अपने विचार व्यक्त करने के लिए भेजा, लेकिन उसे ठंडे जवाब ही मिले। युनशांग को स्वाभाविक रूप से पता था कि वह क्या चाहता है, इसलिए उसने उसे हल्के स्वर में ठुकरा दिया। मेरे स्वामी, आपका उपहार बहुत महंगा है, मैं इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकती। किन यांग अपनी सीट से उठे और अपने कपड़े ठीक किए, फिर हाथ बढ़ाते हुए युनशांग के पास पहुंचे और कहा, युनशांग, क्या तुम तुम्हारे लिए मेरी भावनाओं को नहीं समझते? आज सभी नागरिक और सैन्य अधिकारियों के सामने मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहता हूं। मुझसे शादी करो, युनशांग। अचानक वह एक घुटने पर बैठ गया, उसकी आंखें चमक रही थीं। वाह! बैंक्वेट हॉल में हंगामा मच गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सबसे बड़े राजकुमार सार्वजनिक रूप से प्रपोज करेंगे। उन्हें एक घुटने पर झुकते देखना तो दूर की बात है, उपस्थिति या ताकत में कोई फर्क नहीं पड़ता। किन यांग सबसे अच्छा विकल्प था। हालांकि उसकी ताकत युनशांग जितनी अच्छी नहीं थी, तियानशुई में ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो उससे आगे निकल सकें। इसके अलावा वह एक राजकुमार के रूप में भी प्रपोज करने के लिए खुद को नीचे करने में सक्षम थे। घुटनों के बल बैठकर शादी के उनके प्रस्ताव ने अनगिनत लड़कियों का दिल तुरंत तोड़ दिया था। युनशांग भी इससे स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा चमक उठा, जबकि उसके हाथों से एक सौम्य प्रिमोर्डियल क्यूई छलक गई, जिसने किन यांग को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। हे प्रभु, यदि आप फिर से इतने अभिमानी हैं, तो अपने विरुद्ध होने के लिए मुझे दोष न दें। किन यांग की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई, क्योंकि उन्हें इस पर विश्वास करना कठिन हो गया। वह पहले ही इतनी दूर जा चुका था, और फिर भी युनशांग ने उसे अस्वीकार कर दिया था। एक पल के लिए वह खुद को भूल गया और गुस्से से बोला, युनशांग, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, लेकिन तियानशुई में मेरे अलावा कोई भी तुम्हारे लायक नहीं है। अध्याय 46 लुओ युनशांग का एक तरफा प्यार। महाराज, आप अपने आप को भूल गए हैं, युनशांग ने ठंडे स्वर में कहा। किन यांग की आंखें गुस्से से भर आईं और वह दहाड़ा, क्या तुम्हारे मन में कोई है? वह कौन है? मुझे बताओ, मैं उससे लड़ूंगा। कोई व्यक्ति? युनशांग अचंभित रह गया और तुरंत चुप हो गया। पूरा बैंक्वेट हॉल खामोश था, हर कोई अपनी सांसें रोके हुए था और एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि किन झेंग की आंखें भी थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी धुंधली आंखें कुछ हद तक साफ हो गईं। मुझे यह पता था। वह कौन है? किन यांग ने एक दयनीय मुस्कान दी और फिर गुस्से से कहा, अगर वह मुझे हरा सकता है तो मुझे यकीन हो जाएगा। हर किसी ने सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए, यह जानने के लिए उत्सुक थे कि राज्य की नंबर 1 गौरवान्वित सुंदरी के मन में वह कौन है। युनक्सियाओ ने भी शराब पीना बंद कर दिया और युनशांग को बड़ी दिलचस्पी से देखा, यह सोचकर कि वह विशेषज्ञ कौन था जिसने इतनी सुंदरता का दिल जीत लिया था। युनशांग की अभिव्यक्ति अचानक थोड़ी अकेली हो गई। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी आंखें अनंत दूरी की ओर देखने लगीं। 15 साल पहले का एक दृश्य जो उसने अपने हृदय में दबा रखा था, उसकी स्मृति में आ गया। उस समय वह केवल 5 साल की लड़की थी जो नहीं जानती थी कि प्यार क्या होता है, और स्नोफॉल पीक पर शेनक्सियाओ मंदिर में दिन-ब-दिन खेती कर रही थी। उसे हमेशा लगता था कि उसकी प्रतिभा बहुत अच्छी नहीं है, कम से कम उसके साथियों में कई तो उससे बेहतर थे। हालांकि वह कभी दुखी नहीं रही थी, और किसी अज्ञात कारण से उसका मालिक उसे अपनी सभी बहनों से अधिक प्यार करता था। ऐसे वातावरण में वह बहुत नियमित जीवन जीती थी, दिन रात खेती करते हुए यह सोचती थी कि उसका पूरा जीवन इसी तरह बीतेगा। लेकिन एक अवसर पर जब वह एक यात्रा से वापस आई और पूरे दिन अपना आपा खोती रही, तो ऐसा लगा जैसे उसका मालिक कोई और व्यक्ति बन गया हो। एक समय मिलनसार और सुंदर गुरु अपने शिष्यों की साधना की प्रगति से भावुक, कठोर और अधिक असंतुष्ट हो गए थे। वह हमेशा उनसे अपना आपा खो बैठती थी। यहाँ तक कि उनके सबसे प्रिय शिष्य युनशांग को भी कम सजा नहीं मिली। तब से वह अक्सर अपने मालिक को दांत पीसते और किसी व्यक्ति का नाम बुदबुदाते हुए सुनती थी। वह उस समय बहुत भोली थी,
और उसने सोचा कि भविष्य में ताकत होने पर वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति को अच्छी पिटाई देगी, चाहे उसके मालिक को कोई भी रुलाए। उसे याद आया कि नाम गु फेयांग था। एक दिन जब उसने अपना प्रशिक्षण समाप्त ही किया था तो उसे बाहर से शोर सुनाई दिया, जैसे बहुत से लोग आए हों। उसके गुरु और बहनों के अलावा अन्य चोटियों से केवल उसके साथी शिष्य स्नोफॉल पीक पर गए थे। उसने पहले कभी किसी आदमी को नहीं देखा था, लेकिन इस बार उसने 1 दर्जन से अधिक पुरुषों को देखा जो कई अनुयायियों को भी लाए थे और स्वागत कक्ष में अपने गुरु के साथ कुछ मामलों पर चर्चा कर रहे थे। उसे बहुत उत्सुकता महसूस हुई, इसलिए वह रिसेप्शन हॉल के एक कोने में छिप गई और छिपकर उन्हें देखने लगी। शिंगसियाओ डिक्री का पालन न करने की हिम्मत कौन कर सकता है? मास्टर क्यू, यदि आप हमें बुलाना चाहते हैं तो आपको बस हमें आदेश देने की आवश्यकता है। हमें इतना उदार उपहार क्यों दें? नीली दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति फुकिशुई ने मुट्ठी बांधे हुए कहा। जाहिर तौर पर उनके मन में का वाहुंगयान के प्रति बहुत सम्मान था। नीले रंग की पोशाक पहने और अपने सिंहासन पर बैठी हुई का वाहुंगयान ने अपना हाथ हिलाया और धीरे से आह भरी। 95 सुप्रीम पिल दुनिया की सबसे अच्छी 9वीं श्रेणी की औषधीय गोलियों में से एक है। इसमें 9 और 5 के बीच सर्वोच्च संयोजन का प्राकृतिक नियम शामिल है, और इसकी शोधन विधि लंबे समय से खो गई है। वे 9 हेवंस क्षेत्र के मार्शल सॉवरेन के लिए भी बहुत मददगार हैं। हालांकि शेनक्सियाओ मंदिर में केवल 1 दर्जन या इतने ही बचे हैं, मेरे पास आपकी सहायता के योग्य इन औषधीय गोलियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मुयांगक्सू ने खड़े होकर कहा, मास्टर काबा, उपहार बहुत मूल्यवान है। हालांकि चूंकि मेरी वर्तमान खेती एक अड़चन में फंस गई है, मैं निश्चित रूप से इस अद्भुत गोली के साथ सफलता हासिल करने में सफल हो सकता हूं। इसलिए मैं आपके साथ समारोह में खड़ा नहीं रहूंगा। गुफियांग के साथ काम करने के बाद अगर मास्टर क्यू को भविष्य में किसी भी मदद की आवश्यकता होगी तो मैं सहायता करने में संकोच नहीं करूंगा। लुआन जुनहाओ ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, गु फेयांग से निपटने के लिए आप 1095 सुप्रीम पिल्स की कीमत चुकाने को तैयार हैं। मास्टर काबा, आपने उसे बहुत ज्यादा महत्व दिया है। लापरवाह मत बनो, जुनहाओ, कोंग युआनकुई ने कहा। गु फेयांग नवीनतम स्वर्ग और पृथ्वी शक्ति चार्ट पर तीसरे स्थान पर है। हम में से कोई भी उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता है। लुआन जुनहाओ की आंखों में तिरस्कार का भाव था और उसने ठंडे स्वर में कहा, जब नवीनतम स्वर्ग और पृथ्वी शक्ति चार्ट में फेरबदल किया जा रहा था तो मैं एकांत में एक बहुत शक्तिशाली दिव्य क्षमता विकसित कर रहा था, इसलिए मैं चूक गया। अब जब मैंने दिव्य क्षमता में महारत हासिल कर ली है तो मुझे इसकी शक्ति का परीक्षण करने के लिए किसी की आवश्यकता है। तो जब गु फेयांग आएगा तो आप अकेले उससे निपट पाएंगे? कोंग युआनकुई ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन हम सभी के लिए उससे मिलकर लड़ना ज्यादा सुरक्षित है। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। चेन फेझोउ ने आश्चर्य से पूछा, जुनहाओ, आपने कौन सी दिव्य क्षमता हासिल कर ली है जो आपको अकेले गु फेयांग से लड़ने के लिए आश्वस्त करती है? लुआन जुनहाओ बिना एक शब्द कहे मुस्कुराए। सभी लोगों की निगाहों के सामने उसने आखिरकार कहा, क्या आपने कभी ग्रेट गंगा सील के बारे में सुना है? महान गंगा सील। हर कोई आश्चर्यचकित रह गया, जबकि चेन फेझोउ ने तुरंत विस्मय के साथ कहा, क्या यह 10,000 साल पहले महाद्वीप के सबसे मजबूत आदमी गंगा मार्शल सॉवरेन की महान गंगा सील है? लुआन जुनहाओ की आंखों से एक ठंडी चमक फूट पड़ी और उसने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, यह कोई और नहीं बल्कि गंगा मार्शल सॉवरेन की सर्वोच्च मार्शल तकनीक है। यहाँ तक कि अगर तानाशाह मार्शल सॉवरेन आता है तो उसके अविनाशी सुनहरे शरीर को मेरी महान गंगा सील के नीचे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। गु फेयांग को तो छोड़ ही दीजिए। शीतू हाई जोर से हंसने लगा और फिर बोला, मैं पहले थोड़ा चिंतित था, लेकिन अब जब भाई जुनहाओ ने ग्रेट गंगा सील पर महारत हासिल कर ली है तो मुझे राहत मिली है। हालांकि मैं आपके जितना प्रतिभाशाली नहीं हूँ, लेकिन मैं काफी भाग्यशाली था कि मुझे कुछ ही समय पहले एक सुपर 9वीं कक्षा का रहस्यवादी हथियार मिला, ट्रांसमाइग्रेशन स्पीयर। मेरी अनुभवी स्पीयर तकनीक के साथ मैं लगभग अजेय हूँ।
वेन गोहो ने भी सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हम में से 10 लोग 9 स्वर्ग क्षेत्र के मार्शल संप्रभु हैं। मास्टर क्यू के साथ जोड़ा गया। भले ही स्वर्ग और पृथ्वी पावर चार्ट में शीर्ष 3 यहाँ हैं, वे जीवित वापस नहीं जा पाएंगे। अकेले गु फियांग को छोड़ दें। शीतु हाई ने व्यंग्य किया। अब मुझे चिंता इस बात की है कि गु फेयांग जानता है कि हम सब यहाँ हैं और वह इस लड़ाई में आने से डरता है। कावा होंगयान अभी भी शांत दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में थकान की चमक थी। कृपया निश्चिंत रहें कि अगर गु फेयांग ने आने की हिम्मत नहीं की तो मैं उसे हारा हुआ मानूंगी और फिर भी आपको 9-5 सुप्रीम पिल्स देने का अपना वादा निभाऊंगी, उसने हल्के से कहा। लुआन जुन्हाओ की आंखें चमक उठीं और वह मुस्कुराया और कहा, यह बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि वह आने से डरता है। फिर भी शेनक्सियाओ मंदिर के इस वंडरलैंड की यात्रा करने में सक्षम होने के लिए हमने यहाँ आने में जो समय बिताया है वह बर्बाद नहीं होगा। शेनक्सियाओ मंदिर पृथ्वी पर एक प्रसिद्ध वंडरलैंड था और स्नोफॉल पीक आकाश के अंत में बादलों के समुद्र के शीर्ष पर स्थित था। मंदिर से बाहर देखने पर नजारा शब्दों से परे था। इसके अलावा पूरा शेनक्सियाओ मंदिर खूबसूरत महिलाओं से भरा हुआ था। बिना निमंत्रण के कोई भी आदमी यहाँ कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। 10,000 वर्षों में शेनक्सियाओ मंदिर के लिए स्नोफॉल पीक पर एक साथ इतने सारे लोगों का इकट्ठा होना अभूतपूर्व था। पुरुषों का समूह स्वागत कक्ष में खड़ा था, दुनिया की सबसे अच्छी शराब का स्वाद ले रहा था, अमर संगीत सुन रहा था और मंदिर के बाहर बादलों के समुद्र को निहार रहा था। यह एक सुखद अनुभव था और हर कोई मुस्कुरा रहा था। फुकिशुई ने अपने हाथ में शराब का गिलास पिया और फिर खुशी से कहा, हाँ हाँ, यह बहुत अच्छा लगता है। शेनक्सियाओ मंदिर वास्तव में पृथ्वी पर एक अद्भुत जगह है। मुझे नहीं लगता कि गु फियांग आएगा और पेय का एक घूंट यात्रा को बर्बाद नहीं करेगा। सभी ने अपना अपना गिलास उठाया और दिल खोलकर शराब पी, एक दूसरे से बातें करते और हंसते रहे। क्या वैंक्विशर मार्शल सॉवरेन स्वर्ग और पृथ्वी शक्ति चार्ट पर तीसरे नंबर पर कौन सा? वह एक कायर के अलावा और कुछ नहीं है, लुआन जुन्हाओ ने व्यंग्य किया। शीतु हाई ने हंसते हुए कहा, हम उसे भी दोष नहीं दे सकते। यह जानते हुए कि यहाँ 11 मार्शल सॉवरेन इंतजार कर रहे हैं, किसी को भी आने की हिम्मत नहीं होगी। हाँ हाँ। ये युआन, जो पूरे समय चुप था, अचानक बोला, क्या आपको लगता है कि गु फियांग मददगारों को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करेगा? अगर वह अपनी मदद के लिए 10 मार्शल सॉवरेन लाता है तो लड़ाई तीव्र होगी। इस संभावना के बारे में सोचते ही हर कोई चौंक गया। अचानक उनकी प्रसन्नता अचानक चिंता से भर गई। भले ही 10 के मुकाबले 10 हों, हम शायद नहीं हारेंगे। जब ऐसा होता है तो गु फेयांग को मेरे पास छोड़ दें, लुआन जुन्हाओ ने ठंडे स्वर में कहा। क्यों होंगयान अपने सिंहासन के सामने झुक गई, अपना एक हाथ अपने माथे पर रखते हुए वह अपने दिल में घृणा के संकेत के साथ पुरुषों के समूह को देख रही थी। गु फियांग मदद नहीं मांगेगी, उसने ठंडे स्वर में कहा। शीतु हाई ने पूछा, मास्टर क्यों इतना आश्वस्त क्यों है? कावा होंगयान की आंखों में घबराहट का भाव था और उसने धीरे से आह भरी, क्योंकि वह पहले से ही यहाँ है। क्या? वह पहले से ही यहाँ है? वह कहाँ है? वे सभी चौंक गए और घबरा गए। उनकी दिव्य भावना लहरों की तरह सभी दिशाओं में फैल गई, लेकिन वे बादलों के पूरे समुद्र के ऊपर किसी के अस्तित्व को महसूस नहीं कर सके। लुआन जुन्हाओ ने ठंडे स्वर में कहा, मास्टर कावा, क्या आपने गलत अनुमान लगाया है? कावा होंगयान ने आह भरी। मैंने अनुमान नहीं लगाया। क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि हवा पहले से ही बढ़ रही है? हवा बढ़ रही है, म्यू यांगक्सू ने भौहें चढ़ाकर कहा, यह जगह पहाड़ की चोटी पर स्थित है। हवा का चलना सामान्य है। अचानक रिसेप्शन हॉल में सभी को अपने चेहरे पर हल्की हवा का झोंका महसूस हुआ और उनके कपड़ों के कोने धीरे धीरे उड़ गए। जैसे ही उन्होंने अपनी सतर्कता बढ़ाई, सभी के चेहरे तुरंत उतर गए। रिसेप्शन हॉल के बाहर दूर आकाश से एक सुनहरी किरण फैल गई, जो बादलों के समुद्र पर एक सुनहरी चमक बिखेर रही थी।
अचानक बादल घुमड़ने और गड़गड़ाने लगे, मानो आसमान और धरती के बीच गर्म पानी का कोई बर्तन उबलने लगा हो। बड़ी तेज हवा चलती है, बादल ऊंचे उठ जाते हैं। सभी जगह की जलवाष्प एक शक्तिशाली चूषण द्वारा खींची गई और आकाश की ओर एकत्रित हो गई। जल्द ही शेनक्सियाओ मंदिर के आसपास के बादलों के समुद्र को हटा दिया गया, जिससे हजारों वर्षों में पहली बार शानदार पहाड़ और नदियां बादलों से बाहर निकलने लगीं। आकाश में ऊपर धीरे धीरे एक विशाल और असीमित सुनहरे बादल वाला ताड़ का पेड़ बन गया, जो इतना चमकीला था कि इसने सभी की आंखों को चौंधिया दिया और किसी के लिए भी इसे सीधे देखना मुश्किल हो गया। जैसे कोई देवता धरती पर उतर रहा हो, विशाल हथेली अचानक एक शक्तिशाली आभा के साथ नीचे गिरी। हवा और बादल मेरी वजह से ऊंचे उठे। उल्कापिंड की तरह उनकी ओर गिरती हुई चमकती आभा को देखकर हर किसी की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। फुकिशुई ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, कितनी शक्तिशाली शक्ति है! आइए हम सब मिलकर लड़े और अपनी ताकत न छिपाए। लुआन जुन्हाओ की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने भयभीत होकर कहा, वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? ग्रेट गंगा सील, इसे उड़ा दो। उसकी हथेली में एक गंगा नदी उभरी और फिर अचानक इतनी विशाल हो गई कि वह दुनिया की सभी नदियों को समा लेने में सक्षम लग रही थी। शीतुहाई के माथे से भी ठंडे पसीने के निशान रिसने लगे, क्योंकि एक सुनहरा भाला हवा में छेद कर गया था और उसने एक हाथ से पकड़ लिया था सुपर नौवीं कक्षा का रहस्यवादी हथियार, ट्रांसमाइग्रेशन स्पीयर। अन्य 8 लोगों ने भी लापरवाही न करने का साहस किया, क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में अपनी सबसे मजबूत मार्शल तकनीकों का अभ्यास किया। स्याही फ्रॉस्ट, तानाशाह उंगली, सच्चा ड्रैगन सील, स्वर्गीय मार्शल बुद्धहाथ, निराकार गड़गड़ाहट, रहस्यमय बर्फ भगवान की मुट्ठी, अनुभवी लॉ ब्लेड, ट्रेसलेस गोस्ट पाम, आत्मा ड्रैगन सम्राट फिंगर। एक पल के लिए मार्शल तकनीक की रोशनी स्नोफॉल पीक से आकाश में उठी और पूरी दुनिया इन ऊर्जाओं की टक्कर से फटने लगी। बम! जैसे ही सारी ऊर्जाएं एक दूसरे से टकराईं, अचानक आकाश में एक विशाल ब्लैक होल प्रकट हुआ, जिसने सारी रोशनी को निगल लिया। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी ढह रहे हैं और आसपास का शून्य ढहने वाला है।